हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद शेखर सर। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने प्रकाश के गुण परावर्तन के बारे में पढ़ा था, जहां गोलीय दर्पणों से परावर्तन एवं दर्पणों द्वारा जो परावर्तन की घटना थी उसके द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण हो रहा था उसके बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से या दिशा से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या होता है इस घटना में? इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब प्रकाश किरण जो होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी दिशा से मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे माध्यम क्या होता है? माध्यम का मतलब एक तरीके से माध्यम का मतलब होता है एक तरीके से पदार्थ से लिया जाता है। जब जो किरण होती है प्रकाश की एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाएगी तो वो अपनी दिशा से मुड़ जाएगी या विचलित हो जाएगी। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें ये जो गिलास है इस पानी रखा हुआ है, इसमें एक चम्मच रखी हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि चम्मच हमें थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि जब हम यहाँ से जब इसे हम देखते हैं तो हमारी जो प्रकाश किरण जाएगी तो वो मुड़ जाएगी, ठीक है। तो मुड़ने के कारण ये जो चम्मच है ये हमें थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो तालाब वगैरह में जो मछली होती है, तालाब में या कहीं भी मछली होती है, तो वो हमें थोड़ी अपनी जो उसकी जो फिक्स एग्जैक्ट पोजीशन होती है उससे थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो थोड़ी मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण उसकी स्थिति, जो वस्तु होती है मछली या सिक्का जो भी होता है, उसकी स्थिति में क्या आता है? अंतर आता है देखने में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं माध्यम की। माध्यम क्या होता है? तो माध्यमों को यहाँ पे दो प्रकार का माना गया है। जो माध्यम होते हैं, पदार्थ होते हैं, दो तरीके के माने गए। एक तो होता है सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है, सघन माध्यम कहलाता है। ठीक, तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका सघन माध्यम जो होता है इसका घनत्व कैसा होता है? ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब होता है एक फिक्स स्पेस में, फिक्स जगह पे, फिक्स स्थान पे उस पदार्थ की मात्रा कितनी है। जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतना ज्यादा घनत्व होगा। जैसे इस डायग्राम हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो मात्रा है, मतलब जो पर्सनों की संख्या है, जो लड़कों की संख्या यहाँ पे दे रखी है, ये ज्यादा है और इसमें क्या है? कम है। तो एक तरीके से ये जो दे रखे हैं यहाँ पे, इनको हम एक तरीके से इस पदार्थ के कण मान सकते हैं। जैसे इसे एक क्लास मान सकते हैं हम पूरी, इसे एक क्या मान सकते हैं? क्लासरूम मान सकते हैं, जिसमें 20 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें जितने ज्यादा हम कैंडिडेट आते जाएंगे, जितने ज्यादा रखेंगे तो इसमें क्या होगी? पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, मतलब कैंडिडेटों की जो संख्या होती है वो ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये कैसा हो जाएगा? एक तरीके से घना हो जाएगा। घना होने के कारण, घना का मतलब इसमें जो पदार्थ के कण है उसकी मात्रा कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा? घना हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं? सघन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें कण बहुत कम होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं पदार्थ के वो बहुत कम होते हैं। तो ये कैसा होता है? विरल होता है, एक तरीके से खुला हुआ होता है, कम कण होते हैं इसमें, ठीक। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? विरल बोलते हैं। तो सघन माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है, सघन माध्यम कहलाता है। क्योंकि सघन माध्यम का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। अभी बताया मैंने, घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए प्रकाश को अधिक कणों से टकराना होता है, जिसके कारण उसकी गति कम हो जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो उसे बहुत सारे कणों से टकराना होता है, इसलिए उसकी गति कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब वो इनसे टकराएगा तो ऊर्जा खत्म होगी, ऊर्जा कम होगी तो उसकी गति ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है।
इसकी विपरीत विरल माध्यम में क्या होता है कि विरल माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो, अधिक हो जाती है, विरल माध्यम कहलाता है। क्योंकि विरल माध्यम का घनत्व कैसा होता है? कम होता है। इसलिए प्रकाश को जब कम कणों से टकराना होता है तो उसकी गति दूसरे माध्यम की तुलना में अधिक हो जाती है। अब एक तो अगर प्रकाश किरण इस माध्यम से जाए तो उसकी गति कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो इस माध्यम में आएगी तो इस माध्यम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर उसे कम कणों से टकराना होगा तो इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जो विरल माध्यम होते हैं उसका घनत्व कैसा होता है? कम होता है, सघन का ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि प्रकाश की गति बढ़ जाती है। इसे समझते हैं पहले। ये एक एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ठीक है, और ये ठीक है, और ये जो ऊपर का, ये हम इस तरीके से इसे कांच का टुकड़ा, कांच या पानी मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो ऊपर का जो माध्यम है इसे हम सघन मानेंगे। सघन का मतलब, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे बढ़ेंगे। अगर ये सघन माध्यम है और नीचे का ये पदार्थ है, ये सघन मान लिया, और ये क्या मान लिया? विरल। सघन का मतलब ये अधिक घना है, इसे हम पानी मान सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, कोई भी पदार्थ मान सकते हैं, कांच मान सकते हैं। और इससे नीचे मान ले, हम खुला मान ले, वायु मान सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, अब जैसे ही इस सतह पर प्रकाश की किरण आएगी, आपतित किरण जब आती है, तो ये क्या हुआ? अब ये तो सघन माध्यम हो गया, इसमें जो चाल होगी प्रकाश की वो कैसी होगी? कम होगी। लेकिन जैसे ही इसमें आएगा, जैसे ही विरल माध्यम में आएगी प्रकाश की किरण, तो वो क्या होता है? अवलंब से दूर हट जाती है। ऐसे आने की बजाय वो क्या चली जाती है? दूर हटती है, ऐसे जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड होगी, जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो इसकी गति बढ़ जाएगी, तो इसे कम कणों से टकराना होगा, तो ये अवलंब से दूर हटती है। ठीक है जी। जो ये रेखा है, बिल्कुल जो लंबवत रेखा खींची जाती है, इसे क्या बोलते हैं? हम अविलंब बोलते हैं। ठीक है, तो अविलंब से ये किरण क्या होती है? दूर हटती है। आनी तो ये ऐसे चाहिए थी सीधी, लेकिन ये अविलंब से क्या हट गई? दूर हट गई। ठीक है, तो जो किरण आ रही थी वो तो आपतित किरण कहलाती है। जैसे ही माध्यम चेंज होता है, दूसरे माध्यम में किरण जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो किरण बी है, ये क्या है? अपवर्तित किरण। तो ये आपके समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा है, हमारा दूसरा पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल कम हो जाती है। इसे समझते हैं। ऊपर हम विरल माध्यम मान लेते हैं और नीचे सघन माध्यम हम पानी मान सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, जो विरल का मतलब एक तरीके से हवा मान सकते हैं विरल माध्यम। ठीक है, तो हवा में जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और पानी में कैसे होते हैं? थोड़े पास पास होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? सघन हो जाएगा, और ऊपर हवा जो होगी वो क्या हो जाएगी? विरल माध्यम। इसमें क्या होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, ये विरल माध्यम होगा ऊपर, विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में आती है तो ये अविलंब हो गया, तो ये क्या होगा? ये किरण जैसे ही इसमें एंटर करेगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे जाती है, तो अविलंब की ओर झुक गई। ठीक है, तो यही कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल क्या होगी? कम हो जाएगी। क्योंकि ये विरल माध्यम था, यहाँ पे प्रकाश की चाल ज्यादा थी, तो जैसे ही वो एंट्री होती है सघन माध्यम में, तो क्या होता है? वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो ऐसे नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियम की। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जिस तरीके से परावर्तन के दो नियम थे, उसी तरीके से अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो पहला नियम होता है हमारा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जो किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण
आ रही है, जो जो परावर्तक पृष्ठ होता है उस पर आ रही है, उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और अपवर्तित किरण को जैसे ही माध्यम चेंज होता है तो दूसरे माध्यम में जो किरण जाती है उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है ये क्या है? आपतित किरण, क्योंकि ये प्रकाश किरण आ रही है, और ये किरण जो दिख रही है बी मान सकते हैं इसे, ये बी किरण क्या है? अपवर्तित किरण। क्यों? क्योंकि ये माध्यम चेंज हुआ तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो प्रवेश करने के बाद क्या क्या कहलाती है ये किरण? अपवर्तित किरण। और ये जो लंबवत रेखा है ये क्या है? अविलंब होता है। तो हम देखते हैं कि ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होती है। तो पहला नियम ये हुआ। ठीक है, दूसरा है हमारा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। और जो अपवर्तनांक होता है, जो स्थिरांक होता है, उसे म्यू से दिखाते हैं, और म्यू को क्या बोलते हैं? हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक स्थिरांक होता है, जिसे हम म्यू से दिखाते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले देखते हैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होती है। आपतन कोण कौन सा होता है? आपतन कोण जो आपतित किरण जो होती है अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या बोलते हैं हम? आपतन कोण। ये जो कोण दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है? आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण होती है जो अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, अपवर्तित किरण है, ये अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी ये क्या कहलाएगा? अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन। ठीक है, तो इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक स्थिरांक होता है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। जो आपतन कोण की जो ज्या होती है वो क्या होती है? साइन आई, और अपवर्तन कोण की जो ज्या होती है वो क्या होती है? साइन आर। तो इनका अनुपात क्या होगा? एक स्थिरांक होगा। उस स्थिरांक को क्या कहते हैं? हम स्थिरांक को म्यू कहते हैं। ठीक है, म्यू से दर्शाते हैं। ये जो साइन जो दिख रहा है ये म्यू क्या होता है? इसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, जो आई का मान होता है, आई क्या है? आपतन कोण की ज्या का जो कोण बन रहा है, आपतन कोण जो है, इसका जो मान होता है ये 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल को व्यक्त करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल को व्यक्त करता है। कहने का मतलब ये अपवर्तनांक क्या है? एक भौतिक राशि है जो विभिन्न माध्यमों, माध्यम मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उसको व्यक्त करता है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जैसे हवा में या निर्वात में अलग होती है, पानी में अलग होती है, कांच में अलग होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि सबसे अधिक होती है। निर्वात का मतलब होता है जहां पे वायु ना हो। जब प्रकाश सूर्य से आता है तो वो निर्वात से ही होकर गुजरता है, क्योंकि ऊपर स्पेस में वायु नहीं होती है। तो वहां पे जब प्रकाश आता है उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, जो कि सबसे अधिक होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। कांच और पानी में यह और कम हो जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। जो अपवर्तनांक होता है उसका जो मान होगा वो
दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। पहला माध्यम अगर 1 है तो 1 में प्रकाश की चाल क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और जो दूसरा माध्यम 2 है उसमें प्रकाश की चाल क्या है, उन दोनों का जो अनुपात होगा वही अपवर्तनांक होता है। तो ये दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण, इसे समझते हैं पहले। यदि कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है और यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 हो तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 हो, तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n21 माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे समझते हैं। ये जो ऊपर का जो माध्यम मान सकते हैं इसे हम 1 मानेंगे, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण इस माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो इसमें तो इसकी चाल माध्यम 1 में v1 मान लेते हैं हम, और जो माध्यम 2 था उसमें प्रकाश की चाल v मान लेते हैं। ठीक है, तो जो अपवर्तनांक होगा माध्यम 2 का, इसका जो माध्यम 2 है इसका माध्यम 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसे किससे दिखाएंगे, n21 के साथ। ठीक, n21 से किसे दिखाते हैं, अपवर्तनांक को। किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का। जब दिखाते हैं तो जो अपवर्तनांक होता है n21 वो क्या होता है, किस किस के अनुपात के बराबर होता है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल एवं माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। मतलब n21 बराबर v1 अपॉन v2। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रखा है n21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपॉन इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसे ही माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, पहले तो हमने माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला था, तब ये निकल के आया था v1 अपॉन v2। लेकिन अब हम किसका, माध्यम 1 का निकालेंगे, किसके सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। तो ये क्या होगा, n माध्यम 1 का किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये क्या होगा v2 अपॉन v1। ठीक है, ये यहां से आया है, अपोजिट हुआ है उसका। उसमें तो प्रकाश की जो किरण थी वो माध्यम सघन से आ रही थी, इसमें किरण ऐसे जाएगी माध्यम 1 से और माध्यम 2 में जा रही है इस तरीके से। उसमें क्या था, 1 से आ रही थी 2 में जा रही थी, इसमें 2 से आ रही है और सॉरी इससे 1 में आ रही है और 2 में जा रही है। तो इसका अपवर्तनांक जो निकल के आया वो क्या था, n12 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है ये। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु हो तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तब अपवर्तनांक nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल क्या थी, c थी प्रकाश के वेग के बराबर, और माध्यम में चाल क्या थी, v थी। ठीक है, कब है ये, जब माध्यम 1 क्या हो, निर्वात हो या वायु हो। ठीक है, तो माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होगा 1 के सापेक्ष माना जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहां से हम एक तरीके से वो भी निकाल सकते हैं, जब हमने n21 निकाला था तो n21 का मतलब होता है n2 बट्टे, इसे दोबारा देखते हैं यहाँ पे,
इससे हम सूत्र से हम जो पहले निकाले थे हमने जो अपवर्तनांक n21 जो था, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। ठीक। अब n2 का जो मान होता है और n1 का मान होता है, वो अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में माने तो n2 का मान क्या होगा, C1 सॉरी जो n2 का मान होगा वो होगा C अपॉन V2, और अपॉन में नीचे n1 का मान क्या होगा, C अपॉन V1। तो इन्हें जब हम सॉल्व करते हैं तो C से C कट जाता है और ये V ऊपर पहुंच जाता है, तो ये क्या निकल के आया, V1 अपॉन V2। इस तरीके से जो n2 का मान था, सॉरी n21 का मान था, वो इस तरीके से था। ठीक है, आई होप आप समझ पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपवर्तनांकों के बारे में। ये यहां से क्वेश्चन सीधा आ जाता है एग्जाम में। तो जो जल का अपवर्तनांक होता है वो 1 जो जल का अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है। जो क्राउन कांच होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.52 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया है, कई बार हमने दिए थे, उनमें भी एग्जाम में आता था। हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.0003 होता है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, फ्लिंट कांच होता है जो उसका होता है 1.65, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 1.63 और हीरे का होता है 2.42, और जो ताड़पीन का तेल होता है उसका होता है 1.47। जो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ये सबसे अधिक होता है, और जो हवा का अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से सभी महत्वपूर्ण, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, किसी को भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ये एक स्लैब होती है कांच की, जब इसमें से प्रकाश को गुजारा जाता है तो किस तरीके से होता है अपवर्तन, वो देखते हैं। तो ये एक आयताकार स्लैब ले लेते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से, ए बी सी डी, ये क्या है, एक आयताकार स्लैब है। ठीक है, मतलब कांच की एक तरीके से क्या है, ये टुकड़ा है चौकोर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सतह ए बी पर आती है, ये यहाँ पे जो किरण ई एफ है, ये जो पृष्ठ ए बी एस पर आकर गिरती है, तो अब ये माध्यम चेंज होगा, क्योंकि ये जो ऊपर जो माध्यम है ये विरल माध्यम है, और जब कांच में प्रवेश करेगी किरण तो ये सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो ये क्या होगा, अविलंब की ओर झुकी। ये एक अविलंब ले लिया है हमने यहाँ पे इस बिंदु पर, इस बिंदु से प्रवेश करती है, बिंदु ओ से किरण, बिंदु ओ से किरण ई एफ किस में प्रवेश करती है, स्लैब में प्रवेश करती है। तो जिस बिंदु पर ये प्रवेश करती है उस बिंदु पर एक लंबवत रेखा अविलंब खींच लेते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एन एन डैश। अब क्या होगा, जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जा रही है, मतलब प्रकाश में एंटर कर रही है, सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या होता है, वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये किरण ई एफ है, जानी तो इस तरीके से चाहिए थी ऐसे, ये जो डॉट डॉट से दिखा रखा है, लेकिन ये झुक जाती है अविलंब की ओर और इस तरीके से आती है। तो जो किरण ओ ओडेस है, ये क्या है, ये कांच की स्लैब के अंदर प्रकाश की किरण चल रही है। ठीक है, तो अब यहां से माध्यम चेंज हो गया। जब किरण बिंदु ओ तक थी तब तो थी वो आपतित किरण, क्योंकि अभी तो वो एक माध्यम से आके गिर रही थी। जैसे ही माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपने मार्ग से चेंज हो जाती, थोड़ा मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, तो इस किरण को क्या कहेंगे हम, अपवर्तित किरण। तो जो किरण ओ ओडेस है, ये क्या है, अपवर्तित किरण।
अब यहां से ये जब पृष्ठ CD पर आती है इस तरीके से, तो अब ये बिंदु O' से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस जो बिंदु O' है इस पर एक अभिलंब और खींच लेते हैं हम, जैसे क्या बोलते हैं MM' नाम दिया जाता है। अब ये तो सघन माध्यम है, जब बाहर निकलेगी तो विरल माध्यम होगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है किरण तो अभिलंब से दूर हटती है, तो किरण इस तरीके से दूर हटेगी। ठीक है, तो किरण जैसे ही बाहर निकलती है, तो जो बाहर जो किरण निकलती है उसे बोलते हैं हम निर्गत किरण। जब किरण बिंदु O' से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि जो ये किरण इस तरीके से सीधी आनी चाहिए थी, OP के रूप में या EP के रूप में किरण सीधी जाती, तो हम देखते हैं जो किरण OH है, जो किरण OH है, किरण EP के, ये तो किरण EP हो गई और ये किरण OH हो गई, तो ये किरण जो OH है निर्गत किरण, ये किरण EP मतलब आपतित किरण EP की क्या होती है, समांतर प्राप्त होती है। लेकिन इनमें जो इनके बीच कुछ दूरी का विस्थापन आता है, जो अंतर आता है, उस जो विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेते हैं एक बार। जब प्रकाश की किरण आयताकार स्लैब के पृष्ठ AB के बिंदु O पर आपतित होती है, इस तरीके से ये आपतित हुई, तो वह अवलंब N' की ओर झुक जाती है, इस तरीके से झुक गई, क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो यहां तक आ गई, ये झुक गई, और ये क्या है, जो किरण जा रही है प्रकाश, जो स्लैब में जो किरण चल रही है उसे बोलेंगे हम अपवर्तित किरण। ठीक है, अब पृष्ठ CD के बिंदु O पर, ये वाला जो बिंदु है CD के पृष्ठ बिंदु O पर किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो अविलंब MM' से दूर हटती है, ऐसे। तो हम देखते हैं किरण OP को आगे बढ़ाने, सॉरी, किरण EO को आगे बढ़ाने पर किरण EP प्राप्त होती है। ये जो किरण EO है इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो किरण क्या प्राप्त होती है, EP। ठीक है, OO' अपवर्तित किरण तथा OH निर्गत किरण है। तो ये जो O से O' तक जो किरण थी ये क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण, और जैसे ही ये O' से बाहर निकलती है तो ये क्या कहलाएगी, निकल गई, निकलने का मतलब निर्गत हो गई, निकल गई, तो इसे क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। तो OH क्या है, निर्गत किरण है। हम देखते हैं कि निर्गत किरण तथा आपतित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। फलक AB तथा CD से प्रकाश किरणें मुड़ने का परिणाम समान एवं विपरीत होता है। क्यों, ये जैसे ही हम देखते हैं कि ये किरण EP और किरण OH मतलब आपतित किरण और निर्गत, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, ये दोनों क्या हो जाती है, समांतर हो जाती हैं। क्यों होती है समांतर, क्योंकि जब ये AB से इंटर करती है किरण प्रकाश की और पृष्ठ CD से जब ये बाहर निकलती है तो इनके जो मुड़ने का जो परिमाण और वो समान होता है। इसलिए ये किरण कैसी होती है, समांतर होती है। हम देखते हैं कि आपतित किरण EP तथा निर्गत किरण OH के बीच थोड़ा विस्थापन प्राप्त होता है। ये आपतित किरण हो गई EP इस तरीके से, और ये क्या हो गई, निर्गत किरण OH'। ठीक है, इनके बीच में ये कुछ विस्थापन होता है, मतलब ये अंतर आता है थोड़ा, तो इस जो विस्थापन को M से दिखाते हैं, इस विस्थापन को क्या बोलेंगे हम, लेटरल शिफ्ट या पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसे हम किससे दिखाते हैं, M से। तो ये कांच की स्लैब में जो अपवर्तन होता है उसको दिखाया गया है। आई होप आप समझ पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अपवर्तन के उदाहरणों के बारे में। तो अपवर्तन के कई उदाहरण हमारे आसपास हम देखने को मिलते हैं, तो चलिए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं।
पहला उदाहरण है हमारा पानी में सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना। पानी में सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, ये एक तरीके से मान लो ये एक बीकर ले लिया, इसमें हमने पानी भर लिया इस तरीके से और इसमें एक सिक्का डाल दिया, ठीक है। तो सिक्का डाल दिया, जब हम इसे देखते हैं बाहर से तो जो हमारी आंख के द्वारा जब किरणें जाएंगी प्रकाश की इस तरीके से, तो ये तो माध्यम हो गया, वायु हवा हो गई। जैसे ही प्रकाश पानी में प्रवेश करता है तो इस तरीके से मुड़ जाएगा, ये अविलंब हो गया। और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है किरण तो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी अविलंब की ओर। और एक किरण इस तरीके से आती है तो ये क्या हो जाती है, यहां से ये भी मुड़ जाती है अविलंब की ओर, ठीक। अविलंब की ओर क्यों मुड़ रही है, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो अविलंब की ओर झुकेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें इस तरीके से जब मुड़ जाती हैं तो कॉइन को देखती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे किरणें जिनको इन दोनों किरणों को हम आगे मिलाते हैं तो इस जगह पे ऐसा लगता है इस जगह पे ये काट रही हैं, तो हमें ये प्रतिबिंब कहां पे दिखाई देगा, इस जगह पे दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा पानी में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। हम देख रहे हैं यहाँ पे जब पेंसिल को पानी में डाला जाता है तो वो थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों देती है, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक प्रकार पेंसिल है, ठीक। जब हम इसे देखते हैं तो जो किरण प्रकाश की जो निकलती हैं वो इस तरीके से मुड़ जाएगी अविलंब, जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम में ऐसे मुड़ जाएगी अविलंब की ओर। और एक ये किरण है x, ये इस तरीके से ये मुड़ जाएगी। तो हम देखते हैं कि जब मुड़ने के बाद ये जो इसका जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, ये हम जब इसे देखते हैं तो ये किरणों को इधर देखते हैं दोबारा, तो ये किरणें जब इन किरणों को आगे मिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस बिंदु पे ये काट रही हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जब हमें ये ऐसे दिखाई देगा तो ये इसका जो हिस्सा है, ये वाला जो कोना है पेंसिल का, वो हमें ऐसा दिखाई देगा। तो पेंसिल हमें कैसे दिखाएगी, टेढ़ी दिखाई देगी, ठीक है, मुड़ी हुई दिखाई देगी। आई होप आप समझ पाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है हमारा तालाब के तल का उठा हुआ दिखाई देना। जो तालाब का तल होता है वो उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब हम उसे देखते हैं तो माध्यम चेंज होता है, ऊपर हवा होती है नीचे पानी होता है, तो जो किरणें होती है वो थोड़ी मुड़ जाती हैं, लेकिन वो किरणें जब उन्हें आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है वो इस बिंदु से काट रही है। तो हमें प्रथम यहाँ पे दिखाई देगा, तो जो तल होता है पानी का वो इस तल के इस पॉइंट पे से मिलता हुआ दिखाई देगा, तो हमें ये तल थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। किसके कारण होता है ये, अपवर्तन के कारण। चलिए आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है हमारा तालाब में मछली का ऊपर दिखाई देना। जैसी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी इस तरीके से मुड़ जाएगी, लेकिन जब आगे बढ़ाते हैं तो किरण हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो मछली है थोड़ी ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि हमारी किरण इस जो किरण थी वो इस जगह से आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह से आ रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करते हैं। क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो इसके बारे में बात करते हैं। वायुमंडल में सभी स्थानों पर वायु होती है, लेकिन वायुमंडल में संपूर्ण वायु का ताप एक समान नहीं होता। वायुमंडल में कुछ स्तर ठंडे होते हैं जबकि कुछ स्तर तुलनात्मक रूप से गर्म होते हैं। ठंडे स्तर प्रकाश किरणों के लिए सघन माध्यम का काम करेंगे और गर्म स्तर विरल माध्यम का काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो ठंडे जब कोई ठंडा स्तर होता है वहां पे जो कण होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, लेकिन जो गर्म स्तर होता है वहां पे कण दूर दूर होते हैं, क्योंकि गर्मी होगी तो कण एक दूसरे से दूर होंगे, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी उनकी, ठीक है। तो जो ठंडे स्तर होते हैं वो तो सघन माध्यम का काम करेंगे और जो गर्म स्तर होते हैं वो विरल माध्यम का काम करेंगे।
इस प्रकार वायुमंडल में इन स्तरों से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। यह घटना वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। जैसे तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय के 2 मिनट पहले या सूर्योदय का 2 मिनट बाद दिखाई देना, ये सभी किसकी घटनाएं हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन की। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, पहला उदाहरण देखते हैं, तारों का टिमटिमाना। तो इसमें क्या होता है? तारों से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के परवर्ती प्रकाशिक घनत्व के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। परवर्ती प्रकाशिक घनत्व का मतलब होता है जब ऊंचाई पर जाते हैं तो जो वायु का स्तर है, वो लेवल है, वो बदलता रहता है। कहीं पे हवा जो वायु है वो ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे नहीं है, तो उनका घनत्व चेंज होगा। तो घनत्व चेंज होगा तो माध्यम चेंज होगा, और जब माध्यम चेंज होगा तो अपवर्तन होगा प्रकाश का। ठीक, तो वायु में परिवर्ती प्रकाश घनत्व के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। अतः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी की पृष्ठ तक पहुंचने पर जो तारों का प्रकाश है वह निरंतर अपवर्तित होता रहता है। इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निरंतर रूप से बढ़ता या घटता रहता है, जिससे हमें जो तारे हैं वो क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब प्रकाश गुजरेगा तो उसकी जो स्तर हैं वो बदलते रहते हैं, कहीं पे घनत्व ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं कम है। तो इसलिए जो किरण होती है, जब प्रकाश किरण आती है, वो गुजरती है, तो वो अपनी स्थिति बदलती रहती है, और बदलती रहेगी तो हम जो देखेंगे वो देखने की जो स्थिति होगी वो भी बदलेगी। तो इसलिए बार बार स्थिति बदलने के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो तारे होते हैं वो बहुत दूर होते हैं हमसे, पृथ्वी से, तो वो एक बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बिंदु के रूप में दिखाई देंगे तो वो जो उसकी स्थिति होगी वो बदलती हुई दिखाई देगी, तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तारों का वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो यही अपवर्तन का उदाहरण है। तारे हमें अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़े अधिक ऊंचाई पर नजर आते हैं, क्योंकि जब तारों से निकलने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह अपवर्तित होता है। वायुमंडल में ऊपरी परतें विरल होती हैं तथा पृथ्वी के समीप की परतें सघन होती हैं। इसको नोट करना कि वायुमंडल की ऊपरी परतें कैसी होती है? विरल होती हैं, और समीप की जो किरण होती है वो कैसी होती है? सघन होती है। तो जो प्रकाश है वो विरल से सघन में आएगा तो मुड़ेगा अभिलंब की ओर, सघन में आ रहा है तो, क्योंकि उसकी गति कम होगी। तो इस तरीके से ऐसे मान सकते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, ये यहां से प्रकाश आ रहा है तारों से, तो ऊपर तो कैसा माध्यम है? विरल है, और नीचे कैसा है? सघन है। विरल क्यों है ऊपर? क्योंकि ऊपर ताप तो कम होता है, तो ताप तो कम होता है, जिससे ठंड जो स्तर होता है, ऊपर का लेवल होता है, वो ठंडा हो जाता है। लेकिन ऊपर दाब बहुत कम होता है। दाब बहुत कम होने के कारण ही वहां पे घनत्व क्या हो जाता है? बहुत कम होता है। तो घनत्व कम होगा तो माध्यम कैसा हो जाएगा? विरल हो जाएगा। और पृथ्वी के समीप घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि दाब थोड़ा ज्यादा होता है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो वो मुड़ जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये कि जो प्रकाश की किरण है वो यहां से आ रही है। जब हम इसे सीधा आगे बढ़ाते हैं तो इस जगह से लगता है यहां से आ रही है। तो जो तारा है वो हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपसे समझ में आया होगा आपके कि वायुमंडल की जो ऊपरी परतें होती हैं, वायुमंडल की ऊपरी परतें विरल होती हैं तथा पृथ्वी के समीप की परतें सघन होती हैं। इसलिए जैसे ही प्रकाश तारे से नीचे आता है तो सघन वायु उसे अपनी ओर झुका देती है। अतः तारे हमें अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़े ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं।
ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। जो ग्रह होते हैं हमारे प्लेनेट होते हैं वो नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, विस्तृत स्रोत का मतलब वो बहुत बड़े स्रोत होते हैं। एक तरीके से इस तरीके का है, मान लो कोई ग्रह, अब एक किरण यहां से आ रही है, एक किरण यहां से आ रही है, तो इनकी स्थितियों में अंतर तो कहाँ ही आ पाएगा, ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमें पूरा ही पूरा दिखाई देगा, तो इसलिए हमें ये उठे हुए दिखाई नहीं देते, ना ही हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते। टिमटिमाते क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिंदु के रूप में नहीं है, बिंदु के रूप में तो टिमटिमाते, ये तो एक विस्तृत क्षेत्र को लेते हुए, यहाँ से किरण आएगी, यहाँ से किरण आएगी, कहीं से भी आओ किरण, ये अपनी स्थिति, इनकी जो रेंज होती है यही बहुत ज्यादा होती है, तो ये टिमटिमाते हुए में दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे ये समझाया गया है, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत पास है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी साइज बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत शून्य होगा। इस कारण तारे नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का दिखाई देना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें अपनी वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है एवं सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, इसको यहाँ पे इस तरीके से समझते हैं, ये क्षैतिज मान सकते हैं आप एक तरीके से। ठीक है, अब ये यहाँ पे कोई पृथ्वी पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अब ये यहाँ से प्रकाश कीजिए, सूर्य है, इसकी प्रकाश किरण जाएगी इस तरीके से, ये किरण जा रही मान लो, अब ये जैसे ही इसमें प्रवेश करेगी, ये इस व्यक्ति की कहां तक जाएगी, आंख तक जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, जैसे ही प्रकाश ऊपर से, मतलब विरल माध्यम हो गया ये, तो विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगी, तो हमें ये थोड़ा उठा, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ये जो किरण है इस तरीके से आती दिखाई दे रही। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये कोई पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस तरीके से प्रकाश किरण गई, वायुमंडल में प्रवेश करी और इस तरीके से मुड़ गई। अब मुड़ गई तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये किरण ऐसा नहीं लग रहा यहाँ से आ रही है, उसे ऐसा लगेगा ये किरण यहाँ से आ रही है, तो जो पृथ्वी में होगा वो कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा, तो वस्तु हमें कहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी। तो हमें जो यहाँ से यहाँ तक, जब जो सूर्य है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, इसमें जो डिफरेंस होता है वो 2 मिनट का होता है, तो हमें 2 मिनट पहले यहां तक पहुंचेगा तो 2 मिनट लगेंगे, सूर्य को यहां तक आने में 2 मिनट लगेंगे चक्कर लगाने, इस तरीके से चक्कर लगाएगा ना, तो यहां से यहां तक आने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें वो 2 मिनट पहले ही दिखाई दे गया। क्यों? अपवर्तन के कारण। तो यही बताया गया कि अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वही अपवर्तन की घटना। ठीक है, जैसे ही इस तरीके से यहाँ पे डूबेगा, ये इधर आएगा, तो वही स्थिति, यहाँ डूब गया लेकिन फिर भी हमें वो यहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो आभासी जो स्थिति थी उसे यहाँ तक आने में कितना लगेगा, 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ डूब तो गया, सूर्यास्त तो हो गया, लेकिन वो फिर भी हमें 2 मिनट तक और दिखाई देगा। तो ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति में जो 2 मिनट का अंतर आता है वो अपवर्तन के कारण ही आता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये भी है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की जो चक्रिका होती है थोड़ी चपटी दिखाई देती है, मतलब सूर्य गोल नहीं दिखाई देता, थोड़ा चपटा सा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्रांतिक कोण की। किसकी? क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रिटिकल एंगल, इसे देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हम इस तरीके से देख लेते हैं, पहले डायग्राम समझेंगे। ये एक कांच का टुकड़ा है, मान लो कांच की क्या एक स्लाइड है। ठीक है, तो ये एक माध्यम हो गया ग्लास, और ऊपर क्या है? माध्यम हवा है ही। ठीक है, अब जैसे ही ये एक, मतलब सुनो पहले समझते हैं, जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से ये सघन हो गया,
ये कैसा हो गया, सघन हो गया। और हवा कैसा हो गई, विरल। तो जब प्रकाश की एक किरण मान लेते हैं हम, यहाँ से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से ऐसे जा रही है, कोई प्रकाश की किरण निकली और ऐसे गई, तो क्या होता है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से अभी माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो इस बिंदु से ये माध्यम चेंज होता है, तो इस बिंदु पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, ठीक। अब जानी तो ये सीधी ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये दूर हटेगी अविलंब से, अविलंब ये है तो अविलंब से और दूर हटेगी, तो ये ऐसे हट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जब प्रकाश की किरणें जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो एक एंगल ऐसा आता है, एक कोण ऐसा होगा जिसपे जब ये कोई एंगल मान लो सी पे या फिर थीटा पे ये किरण दूसरे माध्यम में पहुंच रही है, ठीक है। तो जैसे ही ये इस बिंदु से दूसरे माध्यम में जाएगी, इस एंगल पर, किस पर, सी पर, तो ये 90 डिग्री के कोण पर झुक जाती है, 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती है। ये आपतित किरण थी और जैसे ही निकलेगी तो 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित हो, कब, जब एंगल क्या हो, सी। जब सी एंगल पर कोई आपतित किरण 90 डिग्री की अपवर्तन कोण पर आप निकले, तो उसे क्या, इस जो कोण बनेगा इसे क्या कहेंगे हम, क्रांतिक कोण। मतलब वह कोण जिस पर जो अपवर्तित किरण है या अपवर्तन कोण का मान है, ये अपवर्तन कोण ही हो गया ना, अविलंब के साथ। अगर ऐसे जाती तो ये कोण हो जाता, लेकिन ये पूरा गई, पूरा ऐसे बिल्कुल पैरेलल हो गई है। अगर ये ऐसे जाती तो ये अपवर्तन कोण था, लेकिन ये पूरा सीधी इस तरीके से गई है 90 डिग्री के कोण पे, अपवर्तन कोण क्या हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला। तो अगर जो अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो, तो जो आपतित किरण का जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। यही समझाया गया यहाँ पे, देखते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब सघन, ये सघन है, विरल में जा रही है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो उनके अविलंब पर आपतन कोण का वह मान, अविलंब पर आपतन कोण, ये आपतन कोण है जो आपतित किरण कोण बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आपतन। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए उनके अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाए, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90, तो उस कोण को क्या कहेंगे हम, क्रांतिक कोण, ठीक है। जैसे ये कोण सी पर जब किरण जा रही है, किरण आपतित किरण अविलंब के साथ, जो आपतन कोण बना रही है क्या, सी है, और अपवर्तन कोण कितना बनाएगी, 90। तो अगर अपवर्तन कोण 90 का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो ही आपतन कोण को क्या कहेंगे, जो आपतन कोण होगा उसे क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण, ठीक है। अगर इस क्रांतिक कोण से थोड़ा भी अगर हम जो आपतित किरण उसे और बढ़ा दें, क्रांतिक कोण से थोड़ा ज्यादा कोण बढ़ा दें, जैसे मान लो इसे, जैसे इस तरीके से कोण बढ़ा दिया हमने, तो अब ये किरण 90 क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। तो पहले तो इतना था जो अपवर्तन कोण था, लेकिन अपवर्तन कोण अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो किरण वापस उसी माध्यम में आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्रांतिक कोण से ऊपर अगर आपतन कोण का मान लिया जाए तो किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। आगे देखते हैं। तो पानी का जो क्रांतिक कोण होता है वो 48.75 डिग्री होता है। मतलब अगर पानी में अगर किरण को आपतन कोण, अगर जो किरण है वो 48.75 पर गुजरेगी, जाएगी, तो वो जो क्रांतिक कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। जो आप अपवर्तन कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अभी बताया मैंने, जैसे ये किरण एक आपतन कोण हो गया थीटा सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल होता है, ये क्या लिया है, थीटा सी। मतलब थीटा सी कोण पर किरण, जो आपतित किरण है,
वो आपतित होती है, तो जो अपवर्तन कोण है वो क्या कितना प्राप्त होता है, 90 प्राप्त होता है। तो ये आपतन कोण हो गया। अब इससे ज्यादा पर अगर आई का मान हम, ये आई का मान यहाँ पे कितना लिया, थीटा सी, तो इसे क्या कहेंगे हम, क्रांतिक कोण। लेकिन जब आई का मान थीटा सी से ज्यादा लेंगे, मतलब अगर किरण ऐसे जाएगी तो ये वापस से उसी माध्यम में लौट आएगी, मतलब जैसे गई वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। तो ये घटना क्या होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, देखिए, प्रकाश की किरणों द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, ठीक, आपतन कोण का, ये क्रांतिक कोण ये था, क्रांतिक कोण कौन सा था, ये थीटा सी था। अगर थीटा सी से अगर आपतन कोण का मान ज्यादा हो जाए तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती, मतलब इस माध्यम में नहीं जाती, वापस उसी माध्यम में आ जाती है, बल्कि पूर्णतः परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई होप आप समझ पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे कई उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं। पहला उदाहरण हमारा हीरे का चमकना। तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक, मतलब सबसे ज्यादा होता है, 2.42 होता है। जब प्रकाश हीरे के अंदर प्रवेश करता है तो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस वजह से प्रकाश हीरे के अंदर फंसकर इधर उधर टकराता है और प्रकाश बाहर निकलते समय तेज चमक और रंग बिरंगी रोशनी देता है। वही इसमें भी सेम होता है, जैसे प्रकाश मान लो इसमें एंटर किया ऐसे, ठीक है, ये अविलंब डाल लिया, ये क्रांतिक कोण था, इससे ज्यादा ले लिया हमने कोण, क्रांतिक कोण से ज्यादा ले लिया आपतन कोण का मान, तो वो अब जो किरण होगी वो बाहर नहीं निकलेगी, इस तरीके से वो सीधा वापस उसी माध्यम में लौट आएगी, ऐसे इस तरीके से, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये बार बार जो परावर्तन की घटना होती है अंदर, इसी में होती रहती है। माध्यम चेंज नहीं हुआ तो परावर्तन हो रहा है, तो ये बार बार उसी के अंदर बार बार ये घटना होती रहती है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके कारण हीरा, और लास्ट में ऐसे करके जब किरण इस तरीके किरण आई, इस तरह गई, ऐसे टकराई, इस तरीके से निकलती हैं, तो वो तेज चमक और रंग बिरंगी रोशनी देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला उदाहरण है हमारा मृग मरीच का या दृष्टि भ्रम। ये क्या होता है, देखिए, यह एक भ्रम है जो गर्मियों में सड़क या रेगिस्तान या मैदान पर अक्सर दिखाई देता है। गर्मियों में सड़क से दूर देखने पर सड़क गीली या पानी जैसी लगती है, लेकिन पास जाने पर पानी नहीं मिलता, यही मृग मरीच का है। ये आप इस डायग्राम में चित्र में देख सकते हैं कि जब दूर से देखते हैं, हमने भी कई बार ये नोटिस किया होगा कि जो जब हम सड़क पे दूर देखते हैं, जब गर्मियों में जब धूप ज्यादा निकलती है, गर्मी पड़ती है, तो आगे जो दूर जो सड़क है वो हमें ऐसा लगता है जैसे पानी फैल रहा हो उस पे। लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं, गाड़ी जैसी नजदीक आती जाती है, वो पानी हमसे दूर होता जाता है, मतलब कुछ नहीं मिलता हमें, वो एक हमारा भ्रम होता है। तो ये क्या होता है, मृग मरीच का ही होती है ये। रेगिस्तान में प्यासी हिरणों को दूर से पानी दिखाई देता है और वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वह पानी नहीं होता, इसे ही मृग मरीच का कहते हैं। मतलब इसे नाम, जो मृग मरीच का नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जब रेगिस्तान में कोई हिरण प्यासा घूमता है तो पानी की तलाश में इधर उधर देखता है, तो वो उसे जो दूर देखने पर गर्मी के कारण हमें उसे पानी दिखाई देता है, लेकिन वह जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पानी फिर नहीं होता, ऐसे ही वो भटकता रहता है, ऐसे ही अंत में वो अपने प्राण त्याग देता है। इस घटना को, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, मृग मरीच का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जब जमीन बहुत गर्म हो, जब जमीन बहुत गर्म होती है तो उसके आसपास वाली हवा भी गर्म हो जाती है। ऊपर की ओर हवा जाते हुए उसका तापमान धीरे धीरे कम होता है और गर्म हवा का अपवर्तनांक ठंडी हवा से कम होता है। जब यहाँ पे देखते हैं कि जो हवा का तापमान है वो धीरे धीरे कम होता है जब ऊपर जाती है हवा, तो ऊपर तो ठंडी हवा हो गई,
और नीचे गर्म हवा हो गई। अब ये माध्यम वाली बात हो गई, माध्यम अपोजिट हो गए, ऊपर ज्यादा घनत्व वाली हवा है, नीचे कम वाली घनत्व वाली हवा है। तो जब सूर्य की किरणें अलग अलग परतों वाली हवा से गुजरेंगी तो वह मुड़कर ऊपर की ओर लौट जाती हैं। मतलब जब जो उनका आपतन कोण का मान होगा प्रकाश किरणों का, वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो पूर्णांतरिक परावर्तनिक घटना होगी, जिसके कारण प्रकाश वापस ऊपर लौटेगा। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरणें होती है वो मुड़कर ऊपर लौट जाती हैं, तो आंखों को ऐसा भ्रम होता है जैसे जमीन पर पानी भरा हो और उसमें आकाश या पेड़ का प्रतिबिंब दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कूल एयर, हॉट एयर। इस जगह पे ये ठंडी, ये गर्म हवा है और ये ऊपर जाती है ठंडी हवा होती है। जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ पे पड़ती है तो वापस लौट जाती है, ऐसे टकराएगी और ऐसे जाएगी। ठीक है, अगला है हमारा प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो प्रकाशिक तंतु होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, ये पूर्णांतरिक परावर्तनिक घटना के आधार पर काम करते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा जो डाटा एवं सिग्नल होते हैं वो बिना नुकसान के लंबी दूरी तक भेजे जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर एक नली होती है एक तरीके से, इसमें जब कोई प्रकाश गुजारा जाता है तो ऐसे टकराएगा, फिर वापस इसी में, तो वो इस तरीके से ही टकराता रहता है और इसके माध्यम से जो सिग्नल होते हैं वो बहुत दूर तक भेजे जाते हैं। ठीक, तो जो प्रकाशिक तंतु होते हैं वो किस पर काम करते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन पर। आगे देखते हैं, तो जो एंडोस्कोपी होती है उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो एंडोस्कोपी क्या होती है, यह एक चिकित्सकीय तकनीकी है जिसमें डॉक्टर शरीर के अंदर जैसे पेट, आंत, श्वसन नली आदि को बिना चीरा लगाए देखने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है, जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित होती है। जैसे शरीर के अंदर का कोई ऑर्गन्स देखना होगा तो एंडोस्कोपी की सहायता से हम देख सकते हैं बिना चीर फाड़े के। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम जो गोलीय लेंस होते हैं उनसे अपवर्तन को देखेंगे और प्रिज्म के द्वारा जो अपवर्तन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, और जो प्रकीर्णन की घटना होती है उसके बारे में भी देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।